बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे हैं 11 क्लास की फिजिक्स का यूनिट वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था वेक्टर एडिशन बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है, या उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी वो लेक्चर देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, कि जब हम दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, उसको इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। There are two टाइप ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। दो तरह की वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होती है। द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टाइप आर नो एज स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। कि ये जो दो टाइप की आपके पास मल्टीप्लिकेशन होती है वो कौन कौन सी होती है? नंबर 1 स्केलर प्रोडक्ट और नंबर 2 वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी आपके पास वो क्वांटिटी होती है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, और वेक्टर क्वांटिटी आपके पास वो क्वांटिटी होती है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज आ स्केलर क्वांटिटीज, कि जब आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट आपके पास स्केलर क्वांटिटीज आए तो ऐसी प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज अस वेक्टर क्वांटिटीज, कि अगर आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटीज आती है। ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब इससे क्या मुराद है कि जब आप दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट आपके पास स्केलर क्वांटिटीज आ रही है, और जब आप दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। और इन्हीं चीजों को हम डिटेल में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक आता है वो है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। कि स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज रिटन एज ए डॉट बी एंड इट्स डिफाइंड एज। कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी उसको ए डॉट बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस वजह से हमने इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा है। और इसकी डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो वो कैसे होगी? ए डॉट बी आपके पास इक्वल है ए बी कोस थीटा। कि मतलब जब आप दो वेक्टरों को डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्टेंट आपके पास ए बी कोस थीटा मतलब एक स्केलर क्वांटिटी आती है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि ए डॉट बी को हमने बोल्ड किया हुआ है, क्योंकि हमने ये भी चीज डिस्कस की थी कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसे या तो बोल्ड लेटर में लिखेंगे या उसके ऊपर एरो हेड लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ए डॉट बी को बोल्ड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है। अब यहाँ पे ए एंड बी एक सिंपल अल्फाबेट लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी, कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी आपके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो थीटा है ये उसके एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब कोस थीटा ही क्यों लिखा, साइन थीटा या टेन थीटा क्यों नहीं लिखा? तो इसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। कि ए और बी आपके पास मैग्नीट्यूड है ऑफ अ वेक्टर ए एंड बी, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन देम। के दो वेक्टरों के दरमियान जो एंगल होगा उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखो आपके पास दो वेक्टर ए एंड बी शो किए गए हैं। दो वेक्टर आपको यहाँ पे शो किए हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो आपके पास थीटा होगा। अब इसमें दो केस आपके बन सकते हैं। सबसे पहला केस वो ये है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि ए वेक्टर के ऊपर बी वेक्टर प्रोजेक्ट किया गया है। प्रोजेक्ट करने का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को किसी एंगल पे थ्रो करवाना।
तो जब भी आप कोई भी चीज किसी एंगल पे थ्रो करवाते हो तो उसे प्रोजेक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमने एक केस जो डिस्कस किया वो ये किया कि वेक्टर बी को वेक्टर ए पे प्रोजेक्ट करवाया है और जिस एंगल से प्रोजेक्ट करवाया है वो एंगल थीटा है। अगर मैं इसी चीज को इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो ए डॉट बी इक्वल है ए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, कि हमने प्रोजेक्ट किया है बी को ए पर। अब यहाँ पे एक और चीज देखो कि मैंने बी को ए पे प्रोजेक्ट करवाया है किसी एंगल पे, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है बी की वो किस डायरेक्शन में है, ए की डायरेक्शन में है। तो मतलब चीज इस तरह से प्रोजेक्ट होके वहां पे गिरेगी जिस डायरेक्शन में आपका ए मूव कर रहा है। तो अगर जिस डायरेक्शन में वेक्टर बी है उसी डायरेक्शन में आपके पास वेक्टर ए है, और इसको जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो इस तरह से करते हैं, ए डॉट बी आपके पास इक्वल है ए मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन अ डायरेक्शन ऑफ ए, के मैग्नीट्यूड के बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका वेक्टर ए की डायरेक्शन में होगा। अब अगर देखो कि मैं इस जो वेक्टर बी है इसके अगर मैं अज्यूम करूं कि कंपोनेंट, तो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रा कर दिया और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो यहाँ पे देखो कि जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर ए है उसी डायरेक्शन में आपके पास वेक्टर बी भी जा रहा है। अगर उसी डायरेक्शन में आपके पास वेक्टर बी जा रहा है तो इसका मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका पार्ट ले रहा है इस वेक्टर का, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इसकी रीजन ये है कि हम ये नहीं देख रहे वो कितना ऊपर जा रहा है और कितनी हाइट उसने अटेन की है। हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में आपके पास वेक्टर ए होगा उसी डायरेक्शन में आपके पास वेक्टर बी भी होगा, और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उसका जो बी का जो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट है वो ए की डायरेक्शन में है। तो इस वजह से इसका जो कंपोनेंट होगा वेक्टर बी का उसे बी कोस थीटा लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इस वेक्टर बी के मुताबिक उसे बी कोस थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अब अगर हम इसको लिखूं तो ए डॉट बी इक्वल है ए बी कोस थीटा, और या मैं उसको इस तरह से भी लिख सकता हूं ए बी कोस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी इक्वल है ए बी कोस थीटा के। तो इस वजह से हमने इसके साथ कोस थीटा लगाया था कि आपका जो वेक्टर है वो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, ना कि वर्टिकल कंपोनेंट पे। सिमिलरली इसी तरह से हमने यहाँ पे केस 1 डिस्कस किया कि वेक्टर बी को प्रोजेक्ट किया था वेक्टर ए पे। इसी पूरे के पूरे सिनेरियो को मैं इस तरह से भी तो चेंज कर सकता हूं कि वेक्टर ए को मैंने प्रोजेक्ट किया है वेक्टर बी पे, क्योंकि दो केस बन सकते हैं, या तो वेक्टर बी प्रोजेक्ट हो सकता है वेक्टर ए पे या वेक्टर ए प्रोजेक्ट हो सकता है वेक्टर बी पे। तो पहले केस में हमने अज्यूम किया कि वेक्टर बी प्रोजेक्ट है वेक्टर ए पे, और दूसरे केस में हम अज्यूम करते हैं कि वेक्टर ए प्रोजेक्ट है वेक्टर बी पे। तो जब वेक्टर ए को हम प्रोजेक्ट वेक्टर बी पे करेंगे तो एंगल थीटा ही बनेगा। और इसके मुताबिक देखें, अगर वेक्टर बी ए प्रोजेक्ट किया गया है वेक्टर बी पे तो जो डायरेक्शन आपके पास वेक्टर बी की है वही डायरेक्शन आपके पास वेक्टर ए की भी है। तो अगर मैं ए के कंपोनेंट करूंगा तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ए कोस थीटा होगा। अब जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो बी डॉट ए इक्वल है बी ए कोस थीटा के। तो इसको मैं बी ए कोस थीटा भी लिख सकता हूं, या आप ए डॉट बी कोस थीटा लिख लें या बी डॉट ए कोस थीटा लिख लें, दोनों के केस में वैल्यू सेम ही आएगी। अब हम अपने इस सारे कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल की मदद से भी डिस्कस करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब था कि जब दो वेक्टर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ए एंड बी तो रिजल्ट आपके पास ए बी कोस थीटा आ रहा है। Example, we come across this type of product when we consider the work done by a force F whose point of application move a distance d in a direction making an angle theta with the line of action of force। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है इसकी एक एग्जाम्पल आपके पास आती है वर्क डन की। वर्क डन क्या था कि जब आप किसी भी जिस्म पे एक फोर्स अप्लाई करते हो, और ये चीज़ हमने देखी थी कि जब भी आप किसी जिस्म पे किसी एंगल पे फोर्स अप्लाई करते हो तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करके जाती है, और वो फोर्स जो एंगल बना रही होती है इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन
आपके पास एक बॉक्स जिसका मास m है, उस पे आप एक फोर्स F अप्लाई कर रहे हो किसी एंगल पे, और आप उस पे जब फोर्स अप्लाई करोगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो। इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने का मतलब यह है कि बॉडी आपकी राइट डायरेक्शन में मूव करेगी। जब राइट डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसको हम d से रिप्रेजेंट करेंगे। d आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितनी आप फोर्स अप्लाई करते हो उतना ही बॉडी आपकी मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। अब हम इन सारी चीज़ों में देखें तो फोर्स भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर अब मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो वर्क डन आपके पास इक्वल है अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव। अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन, अफेक्टिव कंपोनेंट से क्या मुराद है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो और बॉडी आपकी एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट तक जा रही है, इसमें हम देखते हैं कि फोर्स के किस कंपोनेंट की वजह से आपकी बॉडी एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट तक जाती है। तो इस वजह से उसने कहा है अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि इस फोर्स का जो अफेक्टिव कंपोनेंट है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ होगा। इतना वो डिस्टेंस कवर करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आपका वर्क डन आएगा। तो अगर मैंने इसके फोर्स के कंपोनेंट किए तो अब देखो, जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, बॉडी आपकी राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। कि अब देखो कि आप जब अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करते हो तो फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको कैंसिल करने वाले इस ब्लॉक का वेट होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो मतलब या फोर्स का y कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में और इसके वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो कौन सा कंपोनेंट बचता है, उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, जिसकी वजह से बॉडी आपकी मूव करके राइट डायरेक्शन में जा रही है। और इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसे F cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क डन आपके पास जो इक्वल होगा F cos थीटा d, और इसको FD cos थीटा भी आप कह सकते हो। अब देखो यहाँ पे कि वर्क डन आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क डन बेसिकली क्या है, काम करने की सलाहियत को हम वर्क कहते हैं। अब आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, कितना काम किया है ये मैटर कर रहा होता है। इस वजह से वर्क आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन की नहीं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। और वर्क आपके पास किस तरह से आता है, जब आप फोर्स और डिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, और फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने से वर्क आया है। तो फोर्स भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी, डिस्टेंस भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो रिजल्टेंट आपके पास क्या आ रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जब आप दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट आपके पास स्केलर क्वांटिटी आए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। यूजिंग वेक्टर नोटेशन, अगर मैं इस सारी चीज को एक वेक्टर नोटेशन में लिखूं तो W इक्वल टू F डॉट D या FD cos थीटा। तो ये था इस टॉपिक का मतलब कि दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करने से रिजल्टेंट आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। नेक्स्ट में अब हम इसमें देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कि स्केलर प्रोडक्ट की खुसूसियात क्या क्या होती है। नंबर 1, सिंस A डॉट B इक्वल है AB cos थीटा एंड BA इक्वल है BA cos थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि AB और BA दोनों ही सेम है, तो BA की जगह मैं AB भी कह सकता हूँ। तो अगर मैं BA की जगह AB लिख सकता हूँ तो A डॉट B A cos थीटा, B डॉट A B cos थीटा, तो मतलब A डॉट B इक्वल होगा B डॉट A के। जो आंसर आपका A डॉट B से आएगा वही आंसर आपका B डॉट A से भी आएगा। द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज इनरेलेवेंट, मतलब ये है कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। तो दूसरे वर्ड में हम कहते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट इज कमोटेटिव, और ये कमोटेटिव आपकी मैथ में ये टर्म यूज हो रही होती है कि A डॉट B इक्वल हो B डॉट A के, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कमोटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये इसकी पहली एक खुसूसियात थी कि A डॉट B लिखो या B डॉट A लिखो, दोनों से आंसर आपका
सेम आएगा। नंबर 2, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। ए डॉट बी इक्वल है ए बी कोस 90 इक्वल है 0। मतलब ये है कि जब दो वेक्टर आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर से मुराद ये है कि ए और बी के दरमियान आपके पास जो एंगल बनेगा वो 90 होगा। तो इस केस में जब दो वेक्टर आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो दोनों के दरमियान एंगल 90 बन रहा है। तो जब आप 90 कोस 90 यहाँ पर प्लेस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ए डॉट बी इक्वल है 0 के। तो यही उसने कहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। नंबर 3, और अगर इसी चीज को मैं उसके यूनिट वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करूं तो वो कैसे करूंगा। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे एंड के सिंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देयरफॉर, देखो हमने लास्ट टॉपिक में भी ये डिस्कस की थी कि जो उसके एक्स वाई और जी कंपोनेंट है उसको हम उसके यूनिट वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई जो आपके पास होता है वेक्टर होता है ये रिप्रेजेंट करता है एक्स कंपोनेंट को, और जे के ऊपर जो कैप होती है हेड होता है ये रिप्रेजेंट करता है वाई कंपोनेंट को, और के ऊपर जो कैप होती है ये रिप्रेजेंट करता है जी कंपोनेंट को। अब यहाँ पे हमने दो वेक्टरों को रिप्रेजेंट किया है, एक एक्स एक्सिस में है और एक वाई एक्सिस में है, और दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो मैंने वेक्टर ए को आई कह दिया और वेक्टर बी को जे कह दिया। तो जब आई डॉट जे करूँगा या जे डॉट के करूँगा या के डॉट आई करूँगा तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 आएगा। क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये आई डॉट जे ए और बी आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं। अगर जे डॉट के करूँगा तो वो भी, और के डॉट आई भी इक्वल टू 0 होगा। इट्स मीन कि तीनों वेक्टर जब आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और उनके दरमियान जो एंगल बन रहा होता है 90 होता है, तो आप किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ये इसकी दूसरी खसूसियात है। नंबर 3, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, दस फॉर पैरेलल वेक्टर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब कहना चाह रहा है कि जब आपके पास दो पैरेलल वेक्टर हों, दो पैरेलल वेक्टर से मुराद ये है कि वेक्टर ए भी एक्स डायरेक्शन में है और वेक्टर बी भी एक्स डायरेक्शन में है, या वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के डायरेक्शन में हो लेकिन दोनों पैरेलल होने चाहिए। जब आपके पास दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, इन दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी रीज़न ये है कि ए एंड बी दो पैरेलल वेक्टर हैं, और जब दो लाइंस आपके पास पैरेलल होती हैं या दो वेक्टर आपके पास पैरेलल होते हैं, उस केस में इनके दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वो 0 का होता है। जब एंगल 0 का होगा तो ए डॉट बी इक्वल है ए बी कोस 0। तो जब आप कोस 0 सोल्व करेंगे तो आंसर 1 आता है। तो ए डॉट बी आपके पास इक्वल होगा ए बी के। तो यही उसने कहा है कि दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो रिजल्टेंट उसके वेक्टर के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। और इसी केस की अगर मैं यूनिट वेक्टर को डिस्कस करूं तो वो क्या होंगे, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए भी आई और वेक्टर बी भी आई, क्योंकि दोनों ही एक्स कंपोनेंट पे है, क्योंकि दोनों ही हॉरिजॉन्टल है। तो जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर होते हैं उसको हम आई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से वेक्टर ए भी आई से रिप्रेजेंट होगा, वेक्टर बी भी आई से रिप्रेजेंट होगा। तो जब मैं आई डॉट आई करूँगा या जे डॉट जे करूँगा या के डॉट के करूँगा तो आंसर इक्वल टू 1 आएगा। एंड फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर, कि अगर आपके पास वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो जब दो वेक्टर आपके पास एंटी पैरेलल होते हैं तो तब उनका जो एंगल होता है 180 होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर से मुराद ये है कि अब दोनों की डायरेक्शन मुख्तलिफ है। अगर एक वेक्टर राइट साइड पे जा रहा है तो दूसरा वेक्टर लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी अब दोनों पैरेलल तो हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे के। अगर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही है तो अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा 180 होगा, और ऐसे वेक्टर को हम एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। तो अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो ए डॉट बी इक्वल है ए बी कोस 180। तो कोस 180 आपके पास -1 के इक्वल होता है।
तो यहाँ पे जो माइनस साइन है ये सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो वेक्टर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। जब आप वेक्टर ए को वेक्टर ए से ही प्रोडक्ट करोगे तो किसके इक्वल आएगा, उसके स्केयर के इक्वल आएगा। अगर दोनों ही वेक्टर आपके पैरेलल हैं तो दो वेक्टर पैरेलल होने का मतलब ये है कि उनके दरमियान एंगल 0, तो cos 0 1 के इक्वल होता है। तो cos 0 1 के इक्वल है तो a और a का स्केयर हो जाएगा। तो इस वजह से कह रहा है कि जब आप सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a लेते हो तो वो इक्वल किसके आता है, स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड के a के स्केयर के। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर a एंड b इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कि अब मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को मद्देनजर रखते हुए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मीन अब आपके पास वेक्टर a एंड वेक्टर b इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वेक्टर a के जो कंपोनेंट्स होंगे वो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट, और b के जो कंपोनेंट होंगे x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। वेक्टर a के x कंपोनेंट को मैं इन b वेक्टर के तीनों कंपोनेंट के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करूंगा। उसके बाद वेक्टर a के y कंपोनेंट को वेक्टर b के तीनों कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और इस तरह से वेक्टर a के z कंपोनेंट को वेक्टर b के तमाम कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले मैं वेक्टर a के x कंपोनेंट को वेक्टर b के तीनों कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ। a डॉट b आपके पास जो इक्वल होगा, अब मैंने ax को जब bx से मल्टीप्लाई किया तो ax bx और i डॉट i आपके पास एज इट इज आ जाएगा, प्लस फिर ax को आप मल्टीप्लाई करोगे by के साथ तो आंसर आएगा ax by, और i डॉट j उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। और इसी तरह से ax को जब आप मल्टीप्लाई करोगे bz के साथ तो उसका जो आंसर आ जाएगा i डॉट k। और इसी तरह से आप y कंपोनेंट को भी वेक्टर b के तीनों कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आएगा ax by j डॉट i, ay by j डॉट j, ay bz j डॉट k। मतलब वेक्टर a के y कंपोनेंट को आपने पहले bx से मल्टीप्लाई किया, फिर by से मल्टीप्लाई किया, फिर bz से मल्टीप्लाई किया, bx by एंड bz। और इसी तरह से आप वेक्टर a के z कंपोनेंट को वेक्टर b के तीनों कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा, az bx k डॉट i, az by k डॉट j, az bz k डॉट k। अब हम यहाँ पे एक इनकी प्रॉपर्टीज लगाएंगे जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि i डॉट j, j डॉट k एंड k डॉट i आपके पास इक्वल टू 0 होता है, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k इक्वल टू 1 है। तो अब देखो कि i डॉट i आपके पास 1 के इक्वल होगा, ये भी चीज़ 0 के इक्वल हो जाएगी, ये भी चीज़ 0 के इक्वल हो जाएगी, ये भी चीज़ 0, ये भी चीज़ 0, ये भी चीज़ 0 और ये भी चीज़ 0। बचेगा क्या, i जे जे एंड के के। आई आपके पास 1 के इक्वल है, जे डॉट जे आपके पास 1 के इक्वल है, के डॉट के आपके पास 1 के इक्वल है। तो फाइनल आंसर जो आएगा ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। अब दो वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो इस चीज के इक्वल आएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब मैंने इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल जो फाइंड करना है तो वो कैसे करूंगा, ए डॉट बी इक्वल है ए बी कोस थीटा, सेम फार्मूला जो हमने पहले भी लगाया था। अब ए डॉट बी आपके पास इस चीज के इक्वल है, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी। तो ए डॉट बी की जगह मैं ये सारी वैल्यू रख दूंगा, तो ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल है ए बी। तो ए डॉट बी की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी और ए बी आपके पास नीचे एज इट इज आ गया। तो ये आपके पास एंगल आ गया। जब आप उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का एंगल फाइंड करना हो तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। तो ये थे आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ टू वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और या डॉट प्रोडक्ट। अगर किसी बच्चे को इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।